रात के 2 बज रहे हैं। पुराने बंगले के भीतर सन्नाटा इतना गहरा है कि दीवार की घड़ी की टिक टिक भी गूंज रही है। आर्यन अपने कमरे में गहरी नींद में डूबा है। अचानक एक तीखी आवाज कमरे की शांति को चीर देती है। यह आवाज बेड के नीचे से आ रही है। कोई सूटकेस की लकड़ी पर अपने नाखून रगड़ रहा है। खुरच, खुरच, खुरच। यह ध्वनि धीमी है, लेकिन हर बार लकड़ी के रेशों को छीलती हुई सुनाई दे रही है। आर्यन की आंखें झटके से खुलती हैं। वह बिस्तर पर सीधा बैठ जाता है। उसके कान उस आवाज की दिशा में लगे हैं। वह सांस रोककर सुनता है। खुरचने की आवाज अब और तेज हो गई है, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। आर्यन का शरीर जल हो गया है। वह धीरे से अपना सिर झुकाकर बेड के नीचे अंधेरे की ओर देखता है। वहां सूटकेस के भीतर से आ रही वह रग की आवाज अब रुक रुक कर नहीं, बल्कि लगातार आ रही है। आर्यन अपना हाथ बिस्तर के किनारे तक ले जाता है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं। वह धीरे से बेड से नीचे झुकता है। अंधेरे में डूबे उस सूटकेस से आ रही आवाज अब उसके बिल्कुल करीब है। आर्यन ने अपना हाथ बेड के नीचे बढ़ाया। उसकी उंगलियां सूटकेस के ठंडे और खुरदरे हैंडल से टकराईं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींचा। सूटकेस फर्श पर घिसटता हुआ बाहर आया, जिससे एक भारी और कर्कश आवाज पैदा हुई। सूटकेस पर जमी मोटी धूल की परत उसके हाथों पर चिपक गई। आर्यन ने अपनी हथेलियों को आपस में रगजा। धूल के कण हवा में तैरने लगे। उसने सूटकेस को अपने सामने रखा। वह पुराना और भारी है। उसने सूटकेस के धातु के कुंडे को अपनी उंगलियों में फंसाया। कुंडा जंग खा चुका है। उसे उठाने में प्रतिरोध महसूस हो रहा है। जैसे ही आर्यन ने कुंडे को ऊपर की ओर खींचा, एक धातु की खनक गूंजी। उसी पल कमरे की बत्ती गुल हो गई। पूरा कमरा एक झटके में घने और भारी अंधेरे में डूब गया। खिड़की से आने वाली हल्की रोशनी भी गायब हो गई। आर्यन का हाथ कुंडे पर ही थमा रह गया। अब कमरे में सन्नाटा है, लेकिन हवा में एक अजीब सी भारीपन महसूस हो रही है। वह अपनी सांसों की आवाज खुद सुन सकता है। अंधेरे की उस गहरी परत के बीच कमरे के कोने से एक आवाज उभरी। धप, धप, धप। यह भारी कदमों की आहट थी, जो लकड़ी के फर्श पर पड़ रही थी। हर कदम के साथ फर्श की लकड़ी चरमरा रही थी। आर्यन की धड़कनें तेज हो गईं। वह अपनी जगह पर जम गया है। वह आवाज अब कमरे के कोने से निकलकर बीच की ओर बढ़ रही है। धप, धप। वह धीरे धीरे उसके करीब आ रही है। आर्यन ने अपने हाथ अपनी जेब की ओर बढ़ाए। उसकी उंगलियां कांप रही हैं। उसने अपनी जेब से टॉर्च बाहर निकाली। उसका हाथ टकराकर दीवार से लगा। उसने टॉर्च को मजबूती से पकड़ा। उसका अंगूठा टॉर्च के बटन पर है। वह सांस रोककर उस अदृश्य आहट को सुन रहा है। कदमों की आवाज अब उसके बिल्कुल पास आकर रुक गई है। कमरा पूरी तरह शांत है, लेकिन हवा में भारीपन है। आर्यन ने टॉर्च का बटन दबाया। एक क्लिक की आवाज हुई। टॉर्च की रोशनी का एक पतला सा घेरा फर्श पर उभरा। रोशनी कांप रही है। वह अपनी पूरी ताकत से टॉर्च को स्थिर करने की कोशिश कर रहा है। टॉर्च की रोशनी फर्श पर स्थिर हुई। आर्यन की नजरें उस रोशनी के घेरे में कैद फर्श पर टिकी हैं। वहां पानी के निशान हैं। वे ताजे और गहरे हैं। फर्श की लकड़ी उन निशानों के नीचे से चमक रही है। एक पैर का निशान, फिर दूसरा। वे निशान कमरे के मुख्य दरवाजे की दिशा से शुरू होते हैं। वे सीधे सूटकेस की ओर बढ़ते चले आए हैं। हर निशान में पानी की एक पतली परत जमा है, जो टॉर्च की रोशनी में परावर्तित हो रही है। आर्यन ने टॉर्च को थोड़ा और आगे बढ़ाया। निशान सूटकेस के ठीक सामने आकर अचानक खत्म हो गए हैं। वहां फर्श सूखा है। कोई भी आगे का निशान नहीं है। आर्यन ने टॉर्च को ऊपर उठाया। रोशनी कमरे के उस हिस्से को चीरती हुई आगे बढ़ी। वहां कोई नहीं है, केवल खाली फर्श और सूटकेस है। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उसके सीने में उठती धड़कनें अब और भी तेज हो गई हैं। वह फिर से सूटकेस की ओर झुकता है। उन गीले निशानों के पास कोई हलचल नहीं है। सन्नाटा इतना गहरा है। आर्यन की नजरें
अब कमरे के कोने में लगे उस बड़े शीशे पर टिक गई है। वह धीरे धीरे अपनी जगह से उठता है। फर्श पर उसके जूतों की रगड़ की आवाज सन्नाटे को चीर रही है। वह शीशे के सामने जाकर खड़ा होता है। टॉर्च की रोशनी शीशे की सतह से टकराकर वापस लौटती है। शीशे के भीतर उसे अपनी परछाई दिखाई दे रही है। आर्यन अपना दाहिना हाथ उठाता है। शीशे में मौजूद परछाई को भी अपना हाथ उठाना चाहिए था, लेकिन वह नहीं हिलती। वह परछाई बिल्कुल स्थिर है। आर्यन की सांसें अटक गई हैं। उसने अपना हाथ फिर से हिलाया, पर शीशे के अंदर की आकृति पत्थर की तरह जमी हुई है। वह परछाई आर्यन की हरकतों का अनुसरण नहीं कर रही है। आर्यन एक कदम पीछे हटता है। शीशे वाली आकृति वहीं खड़ी रहती है। आर्यन की उंगलियां कांप रही हैं। वह टॉर्च को कसकर पकड़ता है ताकि रोशनी स्थिर रहे। रोशनी का घेरा शीशे पर नाच रहा है। शीशे के अंदर की परछाई के चेहरे पर कोई भाव नहीं है। वह बस सीधे आर्यन की ओर देख रही है। आर्यन का गला सूख रहा है। शीशे के भीतर की वह स्थिर आकृति अचानक जीवंत हो उठी है। आर्यन की परछाई ने अपना सिर धीरे से झुकाया। वह अब आर्यन की नकल नहीं कर रही, बल्कि स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ रही है। वह शीशे की सतह के बिल्कुल करीब आ गई है। परछाई के चेहरे की मांसपेशियां खिंचती हैं। उसके होंठ धीरे धीरे फैल रहे हैं। एक खौफनाक और शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर उभर आई है। वह मुस्कान इतनी स्पष्ट है कि आर्यन के हाथ कांपने लगे हैं। टॉर्च की रोशनी अब थरथरा रही है। आर्यन के हाथ से टॉर्च फिसल गई है। वह फर्श पर टकराती है। खटाक की आवाज के साथ टॉर्च का बटन दब गया है। रोशनी का घेरा फर्श पर एक बार झपका और फिर पूरी तरह बुझ गया। कमरा अब घने और दमघोंटू अंधेरे में डूब गया है। आर्यन के हाथ खाली हैं। वह अंधेरे में अपनी उंगलियां चलाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल रहा। वह पूरी तरह असहाय है। उसकी सांसें तेज हो गई हैं। अंधेरे में उसे केवल अपने सीने की धड़कन सुनाई दे रही है। वह पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर फर्श पर जम गए हैं। वह हिलने में असमर्थ है। कमरा अब पूरी तरह शांत है, लेकिन उस सन्नाटे में किसी के होने का एहसास भारी हो गया है। वह परछाई अब शीशे के बाहर निकल आई है। अंधेरा इतना घना है कि आर्यन को अपने सामने रखे हाथ भी नहीं दिख रहे। सन्नाटा इतना गहरा है कि उसे अपने कानों में खून की दौड़ती हुई धड़कनें सुनाई दे रही हैं। अचानक उसके दाहिने कान के पास एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह हवा सामान्य नहीं है। वह बर्फीली है, जैसे किसी मुर्दा शरीर के भीतर से निकली हुई सांस हो। आर्यन की गर्दन के बाल खड़े हो गए हैं। वह सांस उसके कान के बिल्कुल करीब है। वह महसूस कर सकता है कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। आर्यन ने अपना सिर घुमाने के लिए मांसपेशियों पर जोर डाला, लेकिन उसके पैर फर्श से चिपक गए हैं, जैसे किसी ने उसके जूतों को जमीन में कीलों से जड़ दिया हो। वह अपनी एड़ियों को उठाने की कोशिश करता है, पर पैर टस से मस नहीं हो रहे। उसकी जांघों की मांसपेशियां तन गई हैं। वह पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर को मोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन उसका धड़ पत्थर की तरह स्थिर है। बर्फीली सांस अब उसके गालों को छू रही है। वह सांस धीमी है, लयबद्ध है, और उसमें एक अजीब सी नमी है। आर्यन का गला सूखकर कांटा हो गया है। वह चिल्लाना चाहता है, लेकिन उसके गले से सिर्फ एक दबी हुई घरघराहट निकल रही है। उसकी उंगलियां फर्श की लकड़ी को खरोंच रही हैं। वह बर्फीली सांस अब उसके गर्दन के पिछले हिस्से पर महसूस हो रही है। कमरा अब सिर्फ अंधेरा नहीं है, वह एक पिंजरा बन गया है। आर्यन की सांसें उखड़ रही हैं। अंधेरे के बीच शीशे से एक अजीब सी खनक सुनाई दी। कांच के टूटने की आवाज नहीं, बल्कि किसी भारी चीज के सतह से टकराने की आवाज। शीशे की चिकनी सतह अब तरल हो रही है। आर्यन की नजरें उसी दिशा में जमी हैं। वहां शीशे के भीतर से एक काला धुंधला हाथ बाहर निकल रहा है। उंगलियां लंबी और टेढ़ी हैं। वे कांच को चीरकर बाहर आ रही हैं। आर्यन का शरीर कांप रहा है, लेकिन वह हिल नहीं सकता। वह काला हाथ हवा को काटते हुए सीधे उसकी ओर बढ़ रहा है। वह हाथ
आर्यन के कंधे तक पहुंच गया है। उंगलियां उसके कंधे की मांसपेशियों में धंस रही हैं। पकड़ इतनी मजबूत है कि आर्यन की हड्डियां चटकने की आवाज कर रही हैं। आर्यन का मुंह खुला है, वह चिल्लाना चाहता है। उसके गले से एक तेज चीख उठती है, लेकिन जैसे ही वह हाथ उसे जकड़ता है, वह चीख बीच में ही दम तोड़ देती है। अंधेरे में केवल एक भारी घर्षण की आवाज गूंज रही है। आर्यन का शरीर उस पकड़ के दबाव में झुक रहा है। वह हाथ उसे पीछे की ओर खींच रहा है। आर्यन के नाखून फर्श पर रगड़ खा रहे हैं। लकड़ी पर लकीरें बन रही हैं। वह पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह काला हाथ उसे शीशे की ओर खींचता जा रहा है। समय बीतता गया। रात की वह भारी खामोशी धीरे धीरे सुबह की पहली किरण में घुलने लगी। खिड़की के पर्दों के बीच से सूरज की एक पतली सुनहरी रेखा कमरे के फर्श पर पड़ी। रोशनी धीरे धीरे रेंगती हुई उस जगह तक पहुंची जहां रात को सूटकेस रखा था। सूटकेस अब खुला पड़ा है। उसके अंदर का खालीपन सुबह की रोशनी में और भी गहरा लग रहा है। फर्श पर जो गीले पैरों के निशान थे, वे अब पूरी तरह सूख चुके हैं। वहां अब सिर्फ धूल की एक परत है। कमरे में कहीं कोई हलचल नहीं है। आर्यन का कहीं पता नहीं है। वह बिस्तर खाली है। कमरा शांत है। सूरज की रोशनी अब कमरे के बड़े शीशे पर जा गिरी है। शीशे की सतह अब पूरी तरह साफ है। उसमें कोई परछाई नहीं दिख रही, न आर्यन की न किसी और की। केवल शीशे के निचले कोने पर एक धुंधला सा हाथ का निशान रह गया है। वह निशान कांच के अंदर से बाहर की ओर दबा हुआ है। कमरे की हवा में अब कोई बर्फीली नमी नहीं है। सब कुछ सामान्य लग रहा है, जैसे यहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। केवल वह हाथ का निशान जो सुबह की रोशनी में धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा है, उस रात की घटना की एकमात्र गवाही है। कमरा अब पूरी तरह खाली है। सन्नाटा इतना गहरा है कि खिड़की के बाहर उड़ते किसी पक्षी के पंखों की फड़फड़ाहट भी साफ सुनाई दे रही है। आर्यन का अस्तित्व उस कमरे से ऐसे मिट गया है जैसे वह कभी था ही नहीं।